नमस्कार दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज में पहली टेस्ट सीरीज थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो अपने कंप्लीट कर ली है। आप अपना टॉपिक पढ़ लेना और जो पहली टेस्ट सीरीज है डाइजेस्टिव की वो यहाँ से देख लेना। अच्छे टॉपिक वहाँ पे मैंने क्लियर किया है आपके। अगली जो अभी टेस्ट सीरीज है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यह भी करा रहा हूँ। इसके बाद में जो अगली टेस्ट सीरीज रहेगी वो रहेगी सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि परिसंचरण तंत्र की रहेगी। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुसीय समातरण गतियाँ किसके कारण होती है। जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आने लगे। तो पहला इसमें फुफ्फुसीय समातरण गतियाँ किसके कारण होती है, यानी कि पल्मोनरी ब्रीदिंग है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पूर्षक पेशियाँ व तनपुट। सेकंड है पूर्षक पेशी, तनपुट, फेफड़ों की गति। देखो पूर्षक पेशी मतलब इंटरकोस्टल मसल्स और है तनपुट यानी कि डायफ्राम। तो दोनों के द्वारा फुफ्फुसीय समातन यानी कि पल्मोनरी ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। सभी फटाफट से आंसर टाइप किया करो। और एक दूसरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता था कि काफ़ी लोग ये बोल रहे कि सर टेस्ट सीरीज लगातार निकालो। देखो टेस्ट सीरीज लगातार नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि इस पर व्यू कम आ रहे हैं। व्यू नहीं आने की वजह से थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दिया करो ताकि मैं लगातार इस पर काम करता रहूँ और आपको लगातार टेस्ट सीरीज, पहले अपन जो बायोलॉजी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो भी करा दूंगा और इसके बाद में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दूंगा। तो आप कम से कम इस वीडियो को 5 ग्रुप में शेयर कर देना बस। चलो अगला क्वेश्चन शेयर करते हैं। सुषुप्तावस्था के दौरान मेंढक में श्वसन होता है, तो आप इसका आंसर दो फटाफट से, क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं, मेंढक में 3 प्रकार के श्वसन होते हैं। पहला त्वचीय श्वसन यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दूसरा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन फुफ्फुसीय श्वसन, और तीसरा है बकल कैविटी रेस्पिरेशन मुखगुहे श्वसन। कब कौन सा होता है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बोला है सुषुप्तावस्था का मतलब होता है कि मेंढक क्या होता है, अपना ताप नियमन नहीं कर पाता है। तो ताप नियमन करने के लिए वो सुषुप्तावस्था में चला जाता है। जैसे गर्मियों के दिनों में बिलों में चला जाता है, तो वहाँ पे श्वसन किससे करेगा। देखो वहाँ पे श्वसन करेगा त्वचीय श्वसन। एनर्जी लॉस सबसे कम हो तो वो त्वचीय श्वसन करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कूपिका की वायु में यानी कि एल्वियोलाई की वायु में CO2 का आंशिक दाब कितना होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। आपको ध्यान रखना है कूपिका में यानी कि एल्वियोलाई में CO2 का आंशिक दाब कितना होता है और ऑक्सीजन का आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो आपको ये सारी डिटेल आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। आपको याद करना है उत्को में यानी कि टिश्यू में कितना होता है CO2 का आंशिक दाब और ऑक्सीजन का आंशिक दाब, और कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब और CO2 का आंशिक दाब कितना होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। आपको मिल जाएगा आपकी बुक में, आप पढ़ना पूरा ही। आगे है फेफड़ों में अधिकतम गैसीय विनिमय का कारण। गैसीय विनिमय का कारण क्या होता है बताओ, फटाफट से आंसर दो। सभी के सभी आंसर दिया करो, चाहे आपका आंसर सही जाए चाहे गलत जाए। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है सामान्य विसरण के द्वारा ही गैसीय विनिमय होता है फेफड़ों में। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है मस्तिष्क में श्वसन केंद्र किस में उपस्थित होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फटाफट से आंसर दो। मस्तिष्क में श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है। तो श्वसन केंद्र होता है जो मेडुला ओब्लोंगेटा में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है CO2 का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो CO2 का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है आपको बताना है। CO2 का परिवहन मुझे बताओ आप किस किस के द्वारा होता है, और ऑक्सीजन का परिवहन किस किस के द्वारा होता है यह आपको बताना है। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है। CO2 का परिवहन पूछा है, ऑक्सीजन का परिवहन भी पूछ सकता है। मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन 97% तो किसके द्वारा होता है, RBC के द्वारा होता है। बाकी 3% बचा वो किसके द्वारा होता है, वो होता है प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में, प्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस के रूप में होता है। कितना, 70%। बाकी चलते हैं, बाकी है 25% या लगभग 23% परिवहन होता है एमीन मूलकों की रूप में। एमीन मूलकों में जैसे NH2 के रूप में इनके साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन जुड़ता है और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। 23% हो गया। बाकी बचता है 7% है जो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है। तो बताओ CO2 का परिवहन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा हुआ, बाइकार्बोनेट के रूप में, HCO3 के रूप में।
आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बोला है किस क्रियाविधि द्वारा ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिका तक परिवहन होता है। तो देखो ऑक्सीजन का परिवहन पूछे चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पूछे, दोनों का परिवहन आपको सरल विसरण द्वारा ही बताना है। राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंढक के रक्त में कौन सा श्वसन वर्णक उपस्थित होता है। तो देखो मेंढक के बारे में मैंने आपको बताया, मेंढक कौन सा श्वसन करता है यह आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले बता दिया है। आगे आपसे पूछा जाएगा मेंढक में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मेंढक में उत्सर्जी पदार्थ जब वो जल में रहता है यानी कि टेडपोल लार्वा होता है तब तो होता है उसमें अमोनिया, जल में रहता है अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होगा। और जब वो धरातल पे रहता है तो धरातल पे होगा तो वो होगा यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करेगा। तो कौन सा रहेगा, यूरियोटेलिक। आगे बात करते हैं इसमें श्वसन वर्णक। अब श्वसन वर्णक में आपको बता दूं, मेंढक यानी कि एम्फीबिया है और एम्फीबिया क्या है, कोडेट है। और कोडेट में श्वसन वर्णक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर रहेगा सेकंड। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है मानव के लिए CO विषैली होती है, क्यों होती है, यह आपको बताना है। आप ये सारे ऑप्शन पढ़ो और फटाफट से आंसर देने की कोशिश करो कौन सा आंसर जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, देखो CO क्या होती है, विषैली होती है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। तो फोर्थ ऑप्शन देखो आप इसका, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थान पर CO से संयोजित हो जाती है और उसके उत्पाद वियोजित नहीं हो सकते। तो राइट आंसर रहेगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं का वहन करता है। तो सभी को पता है एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। देखो हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बता दूं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो और आपको पता है 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो आप बताओ मुझे 100 ml ब्लड से कितनी ग्राम ऑक्सीजन परिवहन की जाएगी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। तो 100 ml ब्लड से लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, 100 ml ब्लड से 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। दूसरी बात है 100 ml से कितना हो गया, 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन हो गया। तो इसमें देखो 20 ml में से मात्र 5 ml ही ऊतकों में जाती है। और इसी प्रकार आप ध्यान रखना 100 ml ब्लड से लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगी, ऊतकों से एल्विलाई में आएगी। दोनों बातें ध्यान रखना। 100 ml से 5 ml तो क्या होती है, ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ से, कुपिका से लेके ऊतकों में जाता है। बाकी बचता है कार्बन डाइऑक्साइड देखो 100 ml ब्लड से लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, ऊतकों से लेके आती है एल्विलाई के पास। कन्फर्म हो गया होगा आपका, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इसे थोड़ा सा पढ़ लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे से फिर से वही क्वेश्चन है, श्वसन के अंदर उपस्थित होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। थर्ड आंसर रहेगा इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे है गहन अंतर श्वसन के पश्चात फेफड़ों की अधिकतम उस श्वसन की क्षमता। यह है आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से क्वेश्चन है। तो आप इसकी डेफिनेशन वगैरह सारा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। इससे जो भी बनने वाले हैं कैपेसिटी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सभी को करना होगा, सभी की मात्राएं ध्यान रखनी है आपको। और आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर में बोला है ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने में मानव में ऊंचाई संबंधी बीमारियां हो सकती है, इसका प्राथमिकता का कारण क्या है। बताओ फटाफट से क्या आंसर जाएगा। देखो जब ऊंचाई पर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का दाब कम हो जाएगा और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाएगी। तो राइट आंसर रहेगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमोटिक केंद्र किसमें उपस्थित होता है।